Co-powered by Anmol Biscuits. Anmol Butter Biscuit. इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। ख्वाजा आसिफ का इतना कहना पर था कि आज सुबह से इस पर भारत में खूब हंगामा मचा। श्रीनगर में पीएम मोदी ने अपनी रैली में इस मुद्दे को उठाया और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर डायरेक्ट अटैक किया। पाकिस्तान में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस की बल्ले बल्ले हो रही है। पाकिस्तान में इनके मैनिफेस्टो, इनके घोषणा पत्र से पाकिस्तान बहुत खुश नजर आ रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया है। पाकिस्तान से उनका कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और एनसी का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है। ये वहां के मंत्री बोल रहे हैं। यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की पोल खुद पाकिस्तान ने खोल दी है। यानी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर पाकिस्तान का एजेंडा लागू करना चाहते हैं। पाकिस्तान के जिस एजेंडे ने जम्मू कश्मीर की पीढ़ियां बर्बाद की, हमारा खून बहाया, वही ये लोग यहां फिर से लागू करना चाहते हैं। लेकिन मोदी आज कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को डंके की चोट पर कह रहा है, हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडा को लागू नहीं होने देंगे। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस को पाकिस्तान के एजेंडे पर चलने वाली पार्टी कह दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान ने कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। इस बयान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे भी एक हैं और एजेंडा भी। अब जाहिर सी बात है कि जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान पर भारत में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर से जवाब आए तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे में बेचैनी बढ़ गई। कांग्रेस की ओर से फौरन पवन खेड़ा ने जवाब दिया। उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष से कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे की बात की है। 370 वाली बात पर पाकिस्तान और बीजेपी में जुगलबंदी चल रही। वहीं उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर से पाकिस्तान को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के अंदरूनी मामलों में दखल न दे, पहले अपना देश संभाले। यानी बयानों के तीर दोनों ओर से चलते रहे। बयान सुन लेते पहले। बीजेपी की तरह पाकिस्तान भी एक ही राग चलाते हैं ना दोनों। हमने कहा कि राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर का हक है और हम उसको दिलवा के रहेंगे। राज्य के दर्जे की बात थी। सिर्फ 24 घंटे के लिए हमें पेगासस दे दें, हम बेनकाब कर देंगे इस साजिश को और इस जुगलबंदी को जो पाकिस्तान और बीजेपी की चलती है। पाकिस्तान और कांग्रेस के और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के इरादे भी एक हैं, एजेंडा भी एक है, सोच भी एक है। ये 140 करोड़ भारतीयों के सामने कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर एक्सपोज करता है, कांग्रेस का चेहरा बेनकाब करता है। एक वेस्टेड इंटरेस्ट है जो चाहता ही नहीं कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो। भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है कि हम इन पार्टियों के षड्यंत्र को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अब पाकिस्तान को हमारे से क्या लेना देना ना, हम तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। वो अपना मुल्क संभाले ना, हमें अपना संभालने दीजिए। उनका ना हमारे इलेक्शनों में दखल देना या हमारी इलेक्शन पे टिप्पणी करना, मुझे नहीं लगता ये मुनासिब बात है।
या पाकिस्तान क्या कहता है मुझे क्या पता है। मैं पाकिस्तानी तो हूँ नहीं, मैं भारत का भाषण में। ये देश के दुश्मन आज पाकिस्तान कह रहा है कि गांधी परिवार का और कांग्रेस का एक ही एजेंडा है। कांग्रेस और गांधी परिवार सत्ता हासिल करने के लिए किस हद तक गिर सकती है, आज ये पूरा देश देख रहा है। यहां हमने इस मुद्दे पर थोड़ी रिसर्च की, कांग्रेस के बड़े नेताओं के बयानों को सुना, जम्मू कश्मीर पर कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखा, तो हमें 370 की बहाली वाले वादे ना तो कहीं दिखाई दिए ना सुनाई दिए। हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जरूर ऐसे वादे हर प्लेटफॉर्म पर करते मिल जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में भी 370 का मुद्दा प्रमुखता से शामिल है, लेकिन अब पाकिस्तान के एजेंडे पर वापस लौटते हैं और फिक्र के लेंस से समझते हैं कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अचानक से यह बयान क्यों दिया। तो पाकिस्तान के इस बयान को डिकोड करने के लिए किसी रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कल ही जम्मू कश्मीर में पहले चरण की वोटिंग हुई है, लोगों ने रिकॉर्ड मतदान किया है, बीते 7 चुनाव का रिकॉर्ड टूटा है। लंबी कतारों वाली तस्वीरें पाकिस्तान ने भी जरूर देखी होंगी। वहीं शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जा रहे लोकतांत्रिक पर्व से शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर की बौखलाहट बड़ी होगी। यह भी लगा होगा कि जिन आतंकियों को खिला पिलाकर, हथियार देकर, पैसे देकर घुसपैठ कराई, उन्हें तो भारतीय सेना ने जहन्नुम पहुंचा दिया। आगे कैसे माहौल खराब करें। तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को नापाक एजेंडा चलाने के लिए टीवी कैमरों के सामने पेश कर दिया गया और उन्होंने इसी बहाने कश्मीर पर कुछ ऐसा कहा जिसे हम आपको सुना नहीं सकते। लेकिन हमारे दर्शक समझदार हैं, वो जानते हैं कि पाकिस्तान के नफरती बयान का मकसद वो आसानी से समझ सकते हैं। हम आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुके हैं कि पीएम मोदी आज जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। यहां उन्होंने 2 जगह रैली की है, एक रैली श्रीनगर में और दूसरी जम्मू के कटरा में। घाटी में उन्होंने जम्मू कश्मीर के नौजवान वर्सेस 3 खानदान वाला नारा दिया। जम्मू में कहा कि कांग्रेस के नेता देवी देवताओं को भगवान नहीं मानते। पहले घाटी में दिए गए नारे को समझने की कोशिश करते हैं। श्रीनगर में वंशवाद और परिवारवाद का मुद्दा चल रहा है। यहां अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार की राजनीतिक हिस्सेदारी ज्यादा है, तो पीएम ने श्रीनगर में दोनों परिवारों को काउंटर करने के लिए कश्मीरी नौजवान वर्सेस 3 खानदान का नारा दिया। वहीं जम्मू में भगवान वाले बयान की बात करें तो यहां उन्होंने राहुल गांधी के अमेरिका वाले बयान पर डायरेक्ट अटैक किया। राहुल गांधी ने कहा था कि देवता का मतलब भगवान नहीं होता। पीएम मोदी कटरा में थे, कटरा में ही वैष्णो देवी का मंदिर है, इसीलिए यहां पीएम ने कहा कि कांग्रेस नेता देवी देवताओं को भगवान नहीं मानते। यानी जहां खानदान वाला मुद्दा चलेगा वहां खानदान, और जहां देवता वाला मुद्दा चलेगा वहां देवता वाली बात। राजनीतिक हमले के लिहाज से पीएम की लोकेशन और राजनीतिक टाइमिंग दोनों सटीक थी। वैसे पीएम मोदी ने इन दोनों बातों के अलावा 5 और बड़े मुद्दों की बात की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर स्थायी रूप से शांति की तरफ बढ़ रहा है। अनुच्छेद 370 हटने के से आतंकवाद कमजोर हुआ। जम्मू कश्मीर आतंकवाद से मुक्त होने वाला है। बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं बल्कि पेन किताब है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि जम्मू कश्मीर फिर से राज्य बनेगा और ये कमिटमेंट बीजेपी ही पूरा करेगी। अब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया हो रही है, कांग्रेस हमले कर रही है और बीजेपी के तेवर जवाबी फायरिंग वाले। बीजेपी जो कहती है वो 100% पूरा करती है। हमने देश की संसद में कहा है कि जम्मू कश्मीर फिर से स्टेट बनेगा और बीजेपी ही इस कमिटमेंट को पूरा करेगी। एक बात चाहता हूं समझाएंगे कि ऐसा कौन सा काम था जो राज्य का दर्जा रहते हुए भाजपा अगर भला करना चाह रही थी तो क्यों नहीं कर रही। उसकी मंशा जम्मू कश्मीर को एक कॉलोनी बना के रखनी थी। जहां तक बात है स्टेटहुड की, तो ये बाकायदा हमारे गृह मंत्री ने साफ तौर से पार्लियामेंट में भी कहा है और बाहर भी कहा है। अभी LG देख रहे हैं और वो मुखिया हैं यहाँ के यूटी के, और जब स्टेटहुड बहाली होगी वो स्टेटहुड बहाली होगी। थे आज तक कुछ भी पूरा नहीं हुआ है, तो आगे हम कैसे मान ले कि आने वाले सालों में या अगर बीजेपी यहाँ पे सरकार बनाती है जम्मू कश्मीर में तो वो अपने वादे पूरे करेंगे। किस बेसिस पे हम ये बात मान लें।
पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। और अब बात उस ग्लोबल फिक्र की करते हैं जो इजराइल लेबनान के बीच युद्ध की आशंका से बढ़ रही है। पेजर, मोबाइल, लैपटॉप फटने की घटनाएं, इन हमलों में हुई मौत और घायल, ये सब पीछे छूट चुका है। अब आगे इजराइल लेबनान के बीच सीधी जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। इजराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर पर बढ़ रही सैन्य तैनाती इसके संकेत है। इजराइल लगातार इस दिशा में तैनाती बढ़ा रहा है। लेबनान सीमा की तरफ इजरायली टैंकों का भारी मूवमेंट है। 98th एयरबॉर्न यूनिट की तैनाती कर दी गई। इसके अलावा हैवी आर्टिलरी और एरियल डिफेंस सिस्टम का मूवमेंट भी नॉर्दर्न बॉर्डर की तरफ देखा गया है। ये तस्वीरें पश्चिम एशिया से अमेरिका तक सबकी चिंता बढ़ा रही हैं। खबरें आ रही हैं कि हिजबुल्लाह की तरफ से नॉर्दर्न इजराइल के कई शहरों को टारगेट कर रॉकेट दागे गए हैं। नसरुल्लाह ने धमकी दी है कि पेजर अटैक कर इजराइल ने सारे कंट्रोल और रेड लाइन क्रॉस कर दी है। यह हमले युद्ध की घोषणा के समान है। हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक के बाद इजराइल का एक्शन, इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल ने दक्षिण लेबनान में कई जगह एयर स्ट्राइक्स की है। इजरायली विमानों ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया है। हिजबुल्लाह ने आज नॉर्दर्न इजराइल के शहरों पर दागे थे रॉकेट। जवाब में इजराइल की तरफ से लेबनान में भीषण बमबारी की गई। सामरिक, वैश्विक, कूटनीतिक, ग्लोबल फिक्र की कोई भी खबर देश सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर देखता है। सबसे पहले TV9 आपको बता रहा है कि लेबनान इजराइल के बीच कभी भी सीधा युद्ध छिड़ सकता है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस लेबनान पर बड़े हमले की तैयारी कर रही है। नॉर्दर्न बॉर्डर पर टैंकों के साथ गोलान हाइट्स की तरफ आर्मर्ड पर्सनल कैरियर APC का मूवमेंट हो रहा है। सीरियाई सूत्रों ने दावा किया है कि घातक मरकावा टैंक गलीली की तरफ जाते दिखे हैं। लेबनान इजराइल के बीच युद्ध के एक या दो नहीं बल्कि कई संकेत मिल रहे हैं। नॉर्दर्न कमांड भी हिजबुल्लाह के खिलाफ वॉर रेडी हो चुकी है। लेबनान बॉर्डर के नजदीक वॉर ड्रिल कर रही है। कमांडर उरी गार्डिन ने नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है। इस बीच खबर है कि इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने UN दौरा रद्द कर दिया है। 27 सितंबर को नेतन्याहू का UN महासभा में संबोधन होना था, लेकिन लेबनान के साथ जंग की आशंका के चलते उन्होंने यात्रा कैंसिल कर दी। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि इजरायल ने सैन्य केंद्र को गाजा से उत्तर की ओर स्थानांतरित कर दिया है, जहां युद्ध का नया चरण शुरू हो गया है। इजरायल लेबनान के बीच बन रहे युद्ध के हालात पर अमेरिका की भी नजर है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि दोनों देशों की जंग नियंत्रण से बाहर हो सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है, लेबनान अटैक में अमेरिका का हाथ नहीं है। उसे घटना की पहले से कोई जानकारी नहीं थी। वो सूचना इकट्ठा कर रहा है। लेबनान अटैक का फायदा उठाकर ईरान अस्थिरता पैदा करने की कोशिश न करे। फिलहाल टकराव की स्थिति को देखते हुए अगले कुछ घंटों के भीतर किसी बड़े हमले की आशंका है। युद्ध की आशंका से एक बार फिर पेजर स्ट्राइक की तरफ लौटते हैं, क्योंकि लेबनान इजराइल के बीच पेजर स्ट्राइक की जंग का कारण बनने जा रही है। कम्युनिकेशन डिवाइस में धमाकों से लेबनान काफी दहशत में है। लेबनान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने विमानों में रेडियो और पेजर ले जाने पर पाबंदी लगा दी है। इस गैजेट स्ट्राइक में अब सीधे इजराइल का नाम आ गया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की खबर के अनुसार इन हमलों के पीछे इजराइल की खुफिया साइबर शाखा यूनिट 8200 का हाथ है। ये एजेंसी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से अलग है। अब हम इस यूनिट की फिक्र वाली फैक्ट फाइल खोलते हैं। रॉयटर्स ने सोर्सेज से बताया है कि इजराइल की साइबर वॉर से निपटने वाली एजेंसी यूनिट 8200 से ये हमले करवा रही है। ये यूनिट हमले की प्लानिंग में शामिल थी, हालांकि इजराइल ने आधिकारिक तौर पर हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। सूत्रों के अनुसार यूनिट 8200 टेस्टिंग के तकनीकी पक्ष में शामिल थी, जिसमें यह देखा गया कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस
के दौरान डिवाइसेस में विस्फोटक कैसे डाला जा सकता है। यूनिट 8200 खुफिया सूचना हासिल करने वाले उपकरण विकसित और संचालित करती है। अक्सर इसकी तुलना अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से की जाती है। इस यूनिट में इजरायली मिलिट्री के सबसे तेज तर्रार और काबिल जवान शामिल होते हैं। ये यूनिट अपनी अलग कार्यशैली के लिए जानी जाती है, यानी ये कैसे अपने दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देगी, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल होता है। यानी जैसा लेबनान में हुआ, उसके बारे में ना किसी ने सोचा होगा, ना उसकी कल्पना की होगी। इस बीच इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ ने दुश्मनों को चेतावनी दे दी है कि आगे वो तकनीक की मदद से इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक और दुनिया को हैरान करने वाले हमले कर सकते हैं। जाके से खड़ी की पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है और सारा शहर जानता है पार्किंग बंटी की है। तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी? क्या बिस्किट पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। कहीं पार्किंग यार, कहीं पे भी लगा ले। और फिक्र में अब बात प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे की, जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। कल पीएम मोदी वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद 9वीं बार अमेरिका जा रहे हैं। जिस क्वाड समिट में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी अमेरिका जा रहे हैं, उस क्वाड का गठन ही चीन से मिलने वाली चुनौतियों को लेकर हुआ था। ऐसे में बीजिंग तक क्या हलचल है और इस दौरे में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, आज आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पहले आपको पीएम मोदी के अमेरिका दौरे का पूरा टाइम टेबल बता देते हैं। कल पीएम मोदी अमेरिका में सीधे डेलावेयर के लिए उड़ान भरेंगे, जहां बाइडेन के होम टाउन विल्मिंगटन में सबसे पहले पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन में द्विपक्षीय बात होगी। इसके बाद पीएम मोदी क्वाड समिट में शिरकत करेंगे। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया मिलकर अहम मुद्दों पर बात करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी की जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं से भी द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है। इसके अगले दिन यानी 22 सितंबर को पीएम मोदी न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरेंगे, जहां पहले वो भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी अलग अलग कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। इसके अगले दिन 23 सितंबर को पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस संबोधन का विषय होगा भविष्य का शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा इस नजरिए से भी खास है क्योंकि पिछले वर्ष ही पीएम मोदी को अमेरिका में स्टेट गेस्ट के तौर पर इन्वाइट किया गया था। ये उस वक्त की ही तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी का व्हाइट हाउस में ग्रैंड वेलकम हुआ था। राष्ट्रपति बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने बाहर आकर पीएम मोदी का स्वागत किया था। मिलिट्री बैंड की धुन के साथ पीएम मोदी को ग्रैंड सैल्यूट दिया गया था। ऐसे में भारत और अमेरिका की नजदीकियां जिनपिंग को जरूर चुभने वाली हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन केर्बी ने खुद बताया है कि क्वाड समिट में क्लाइमेट चेंज, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कई अहम मुद्दों पर बात होगी। साथ ही व्हाइट हाउस ने क्वाड समिट के जिन 4 मुद्दों पर मोहर लगाई है, वो चीन को बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे। क्वाड में चीन की फिक्र बढ़ाने वाले ये विषय आपको जरूर देखने चाहिए। पहला विषय है पीएलए की अवैध गतिविधियां। सभी जानते हैं कि चीनी आर्मी हमेशा उकसाने वाली कार्रवाई करती है। कभी ताइवान को परेशान करना, कभी फिलीपींस के शिप्स को रोकना और कभी जापान तक अपने शिप्स भेज देना। दूसरा विषय है चीन की अनैतिक ट्रेड पॉलिसी। चीन अपनी मनमर्जी से और धौंस दिखाकर कई छोटे देशों पर दबाव डालकर व्यापार करता है और इस मुद्दे पर भी बात होगी। तीसरा विषय है ताइवान स्ट्रेट में टेंशन। चीन आए दिन अपने फाइटर जेट और शिप भेजकर ताइवान को परेशान करता रहता है, इस पर भी चर्चा होगी। चौथा विषय है मैरीटाइम सिक्योरिटी। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इस पर बात करेंगे कि आखिर समंदर में सुरक्षा कैसे बढ़ाई जाए। यानी ये चारों ही विषय चीन को चुभने वाले हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जब डेलावेयर में क्वाड मीटिंग चल रही होगी, तब चीन भी उस मीटिंग पर नजरें गड़ाए बैठा होगा। वैसे क्वाड से पहले भी अमेरिका ने जिस तरह से भारत का सम्मान किया है, उसे पूरी दुनिया ने देखा है। प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग मौकों पर कई बार राष्ट्रपति बाइडेन से मिल चुके हैं और राष्ट्रपति के तौर पर बाइडेन की पीएम मोदी से यह आखिरी मुलाकात होगी, क्योंकि 2 महीने बाद अमेरिका में चुनाव है और बाइडेन ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन एक और व्यक्ति हैं जो पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और वो हैं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप पिछले 3 दिनों में 2 बार अपनी रैलियों में पीएम मोदी का जिक्र कर चुके हैं। ट्रंप ने कहा है कि वो अपने दोस्त मोदी का इंतजार कर रहे हैं।
मिशिगन में चुनावी कैंपेन के दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी का नाम लेते हुए कहा कि पीएम मोदी शानदार व्यक्ति हैं, वो अपने काम में बेहद अच्छे हैं। वैसे पीएम मोदी के अमेरिका दौरे में ट्रंप से मुलाकात का भी तो कोई जिक्र नहीं है, लेकिन विदेश मंत्रालय ने इस पर कहा है कि अगर उनकी मुलाकात हुई तो इसकी जानकारी बाद में देंगे। इस रिपोर्ट में देखिए ट्रंप पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर कितने उत्साहित। डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन के फ्लिंट में एक टाउन हॉल के दौरान ये बात कही। ट्रंप से भारत के साथ मुक्त व्यापार और अमेरिका में नौकरियों को सुरक्षित रखने पर सवाल पूछा गया था। जवाब में ट्रंप ने पीएम मोदी से मुलाकात का जिक्र किया। पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। वैसे ट्रंप के चुनाव कैंपेन में पीएम मोदी से मुलाकात की कोई जानकारी नहीं है। नहीं पीएम मोदी के अमेरिका दौरे वाले शेड्यूल में भी ट्रंप से मीटिंग का कोई जिक्र है। ये बात और है कि दोनों के बीच बेहद दोस्ताना रिश्ते हैं। वर्ष 2019 में ट्रंप ने कहा था कि नरेंद्र मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ऐसे में उम्मीद है कि पीएम मोदी बिना किसी पूर्व निर्धारित मुलाकात के ट्रंप से मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ कई सारी मीटिंग्स इस समय हैं जिनको हम फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना समय उपलब्ध है हमारे पास मीटिंग्स के लिए, तो अभी मैं किसी स्पेसिफिक मीटिंग के बारे में आपको नहीं बता पाऊंगा कि मीटिंग्स फिक्स हुई हैं या नहीं। आखिरी बार दोनों की मुलाकात फरवरी 2020 में हुई थी, जब ट्रंप भारत की यात्रा पर आए थे। अहमदाबाद के स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम किया गया था। इससे पहले जब मोदी अमेरिका गए थे तब हाउडी मोदी इवेंट हुआ था। इसमें ट्रंप ने भी हिस्सा लिया था। मोदी से मिलने की ट्रंप की इच्छा को विदेश मामलों के जानकार अमेरिकी चुनाव के संदर्भ में देख रहे हैं। जानकारों का मानना है कि भारतीय मूल की कमला हैरिस ट्रंप को कड़ी टक्कर दे रही हैं। ऐसे में ट्रंप की कोशिश अमेरिकी मूल के भारतीयों का ध्यान खींचने की है। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की आबादी करीब 48 लाख है। इन लोगों का कमला हैरिस की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ाने में अहम रोल है। ऐसे में पीएम मोदी से मुलाकात कर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में बसे भारतीयों के बीच संदेश देना चाहते हैं ताकि उनकी सहानुभूति हासिल कर सके। देखिए, अमेरिका में करीब 48 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं और भारत का ग्लोबल प्रभाव भी ऐसा है जिसमें वो अमेरिका जैसी महाशक्तियों के लिए एक जरूरी पार्टनर बन चुका है। इसीलिए पीएम मोदी हमेशा ही अमेरिका के हर प्रधानमंत्री के, अमेरिका के हर राष्ट्रपति के फेवरेट रहे हैं, चाहे वो ओबामा हो, ट्रंप हो या फिर बाइडेन। हर कोई भारत की गुड बुक में रहना चाहता है। मोदी के अमेरिका दौरे से आगे बढ़ते हैं, बात राष्ट्रीय राजनीति की, जिसमें हर दिन लेटर बम फट रहे हैं, पुराने बयान याद दिलाए जा रहे हैं। ताजा अपडेट यह है कि आज इस लेटर वॉर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की एंट्री हुई। 2 दिन पहले 17 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू समेत बीजेपी के उन नेताओं पर कार्रवाई की मांग की थी जिन्होंने राहुल गांधी के लिए नफरत भरे बयान दिए थे। अब जेपी नड्डा ने खड़गे के 1 पन्ने की चिट्ठी का जवाब 3 पन्नों की चिट्ठी से दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री सहित पूरे ओबीसी समुदाय को गाली दी। उन्होंने पीएम मोदी के लिए सोनिया गांधी के आपत्तिजनक बयान को याद दिलाया। चिट्ठी के दूसरे पन्ने पर प्रधानमंत्री के खिलाफ कहे गए अपशब्दों का पूरा ब्यौरा लिखकर भेजा है। नड्डा ने खड़गे से पूछा है कि कांग्रेस तब क्यों राजनीतिक शुचिता की बात भूल गई थी। देश के 2 बड़े दलों के अध्यक्षों के बीच लेटर वॉर चल रही थी कि शाम को जेपी नड्डा के खिलाफ कांग्रेस के एक और नेता जयराम रमेश ने मोर्चा खोल दिया। जयराम रमेश की चिट्ठी का कंटेंट जानने के पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा की चिट्ठी में क्या लिखा है, इसे देख लेते हैं। खड़गे का कहना है कि राहुल गांधी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक, हिंसक और अशिष्ट बयान दिए गए। नड्डा ने जवाब दिया कि राहुल गांधी ने पीएम समेत पूरे ओबीसी समुदाय को अपशब्द कहे। आगे अपनी चिट्ठी में खड़गे लिखते हैं कि रेल राज्य मंत्री और यूपी के मंत्री राहुल को आतंकी कह रहे हैं। इस पर नड्डा ने उन्हें याद दिलाया कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए असभ्य शब्द कहे थे। खड़गे ने पीएम से शिकायत की है कि एक विधायक ने जुबान काटने के लिए 11 लाख का इनाम देने की घोषणा की, तो जेपी नड्डा ने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी ने सरेआम पीएम की छवि खराब करने वाली बातें कही। खड़गे ने लिखा कि दिल्ली में एक बीजेपी नेता
दादी जैसे हश्र की धमकी दे रहे हैं। इस पर नड्डा ने जवाब दिया कि पीएम मोदी के माता पिता का भी अपमान किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने ऐसे बयानों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। जेपी नड्डा ने कहा कि फेल्ड प्रोडक्ट का बचाव करना और उनका महिमा मंडन करना खड़गे जी की मजबूरी है, लेकिन अध्यक्ष होने के नाते उनको इन बातों पर आत्ममंथन करना चाहिए। जेपी नड्डा की चिट्ठी का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लिखा है कि नेता विपक्ष की जान को खतरे जैसे गंभीर मामले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी बहुत परेशान करने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के पत्र पर जेपी नड्डा जी की निरर्थक प्रतिक्रिया बचकानी और सतही है। जयराम रमेश ने अपनी चिट्ठी में आरोप लगाया कि राहुल गांधी के जीवन पर मंडरा रहे खतरों से ध्यान भटकाने की शर्मनाक कोशिश है। इस चिट्ठी युद्ध में बयानों के तीर खूब चलाए जा रहे हैं। जी को जान से मारने की धमकी भाजपा के नेताओं ने दी, अब तक तो हम ये कहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने खड़गे साहब की चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया, चुप हैं। इससे ये समझ में आता है कि इस धमकी के पीछे कौन है। जिस तरह की चिट्ठी, बुद्धिहीन चिट्ठी, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के 3rd डिविजनल स्टूडेंट ने लिखी हो, ऐसा लगता है। ये नड्डा जी की चिट्ठी लगती ही नहीं है। राजनीतिक असहिष्णुता, पॉलिटिकल इंटॉलरेंस के सबसे बड़े अगर शिकार रहे हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी रहे। इस डिक्शनरी में जितनी गालियाँ नहीं होंगी उससे ज़्यादा गालियाँ उनको दी गई। जितनी डिक्शनरी में अपशब्द जितने नहीं होंगे उतने अपशब्द किए गए। आपकी पार्टी क्या है? आपकी पार्टी क्या है? आपकी अटल जी वाली पार्टी है या अडवाणी जी वाली पार्टी है? आपकी पार्टी जैसे वन नेशन वन इलेक्शन में, वन लीडर वन पार्टी, बस। ओए, जाके से खड़ी की पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है और सारा शहर जानता है पार्किंग ना बंटी की है। तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी? क्या बिस्किट? पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। कहीं पार्किंग यार, कहीं भी लगा ले। और फिक्र की राजनीतिक फाइल्स में अब बात चुनावी राज्य हरियाणा की। कांग्रेस के वादों की बुकलेट के बाद आज बीजेपी ने भी अपने वादों की लिस्ट जारी कर दी है। रोहतक के कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। बीजेपी ने इसे संकल्प पत्र का नाम दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कुल 20 वादे किए हैं। इनमें किसानों, महिलाओं, युवाओं पर फोकस किया गया है। इसके अलावा पिछड़ी जातियों के लिए वादों की छड़ी लगी है। खास बात यह है कि हरियाणा के अग्निवीरों को सरकारी नौकरी की गारंटी दी गई है। 20 वादों में इस एक वादे की चर्चा अलग से की गई है। हरियाणा में अग्निवीर बड़ा चुनावी मुद्दा है। राज्य के युवाओं की सेना में अच्छी खासी तादाद है। अग्निवीर योजना को कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में खूब उछाला था। शायद इसीलिए बीजेपी ने अपने वादों में इसका जिक्र अलग से किया है। दिलचस्प यह है कि इस बार कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है। कांग्रेस ने बुधवार को अपने वादों की फाइल खोली थी, जिसमें हरियाणा के लोगों को 7 गारंटी दी गई थी। वहीं बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें 20 वादे किए। मतलब हरियाणा में 7 बनाम 20 की फाइट है। आपने आज दिन भर बीजेपी के वादे देखे होंगे। हमने आपके लिए कांग्रेस और बीजेपी के वादों की तुलना वाला एक चार्ट तैयार किया है। इससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि हरियाणा के लोगों के लिए किस दल के पिटारे में क्या क्या है। दोनों दलों का फोकस महिलाओं पर है। कांग्रेस ने जहां हर महीने महिलाओं को 2000 रुपए और 500 रुपए गैस सिलेंडर का वादा किया, वहीं बीजेपी ने 2100 रुपए की मदद और 500 रुपए में सिलेंडर का जिक्र किया। यहां दोनों दलों का स्कोर लगभग एक समान दिख रहा है। जहां तक सामाजिक सुरक्षा की बात है, तो कांग्रेस ने अलग अलग कैटेगरी में साफ साफ बताया कि किनको कितनी मदद दी जाएगी, जबकि बीजेपी ने सभी सामाजिक मासिक पेंशनों में बढ़ोतरी की बात लिखी है। युवाओं के लिए कांग्रेस ने 2 लाख पक्की भर्ती का वादा किया। बीजेपी ने भी 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची पक्की सरकारी नौकरी की बात कही है। हरियाणा के सभी अग्निवीरों को सरकारी नौकरी की गारंटी दी गई। कांग्रेस ने 25 लाख तक मुफ्त इलाज का वादा किया, जबकि बीजेपी ने 10 लाख तक मुफ्त इलाज का जिक्र किया।
कांग्रेस ने 100 गज का प्लॉट और 2 कमरों का मकान देने का वादा किया। बीजेपी ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख घर देने का संकल्प लिया। जहां तक किसानों की बात है तो कांग्रेस ने एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की बात कही। वहीं बीजेपी ने एमएसपी पर 24 फसलों की खरीद का जिक्र किया। पिछड़ों के अधिकार के लिए कांग्रेस ने जाति सर्वे और क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख तक करने का वादा किया, जबकि बीजेपी ने देश में कहीं भी सरकारी कॉलेज में मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ने वाले ओबीसी और एससी छात्रों को स्कॉलरशिप देने का वादा किया। इसके अलावा ओबीसी वर्ग के उद्यमियों की मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए तक के ऋण की गारंटी हरियाणा सरकार उठाएगी। सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रति माह 2100 रुपए का 2100 रुपए का सहायता प्रदान की जाएगी। बिना खर्चे के और बिना पर्ची के सरकारी नौकरी देने का काम 2 लाख लोगों को देंगे। तो हमारा कॉपी पेस्ट है, तो हम पहले कर चुके। ये तो इनके तो झूठे वायदे हैं, झूठा घोषणा पत्र है, झूठ का बंडल है। ये संकल्प पत्र हमारे लिए एक ध्येय वाक्य है, हमारा कमिटमेंट है। 100% इसको हम पूरा करेंगे। ये सारे इनके लिए एक दिन का इवेंट होता है कि आज ये बोल लो, कल से तो कुछ भूल जाना है उसको। तो इनके लिए इनका मैनिफेस्टो, इनका वादा बिल्कुल सिर्फ कोरे कागज पे रहता है। संकल्प पत्र में हमने जो मुख्य बिंदु राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपके सामने रखे हैं, बहुत एक संतुलित तरीके से हर वर्ग का उसमें ध्यान रखा गया है। महिलाओं का ध्यान रखा है, युवाओं का ध्यान रखा है, किसानों का ध्यान रखा है। बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र के कार्यक्रम में एक और कॉमन फैक्टर था। बीजेपी के कार्यक्रम में आज अनिल विज नहीं पहुंचे, कांग्रेस के कार्यक्रम में कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला नहीं पहुंचे। ये देखिए।